नमस्कार। आज की इस खास ऐतिहासिक चर्चा में हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही रगों में खून तेजी से दौड़ने लगता है। हम बात कर रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई की। उनके असाधारण जीवन, उन भीषण युद्धों और उनकी अमर विरासत की जिसने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस महाकाव्य में गोता लगाते हैं। अब जरा स्क्रीन पर इस कोट को देखिए। सोचिए, ये शब्द किसके हो सकते हैं? कमाल की बात यह है कि ये इतनी बड़ी प्रशंसा किसी समर्थक ने नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े दुश्मन ब्रिटिश कमांडर मेजर जनरल ह्यू रोज ने की थी। जी हाँ, वही जनरल जिन्होंने युद्ध के मैदान में उनका सामना किया था। जब आपका कट्टर दुश्मन भी आपकी वीरता का लोहा माने, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो शख्सियत कितनी महान रही होगी, है ना? तो चलिए आज के इस ऐतिहासिक सफर का एक रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे योद्धा रानी की उत्पत्ति से, फिर समझेंगे ब्रिटिश शासन के तहत झांसी का विलय, 1857 के विद्रोह की शुरुआत, झांसी की घेराबंदी, अंतिम युद्ध और पतन, और आखिर में उनकी एक स्थायी सांस्कृतिक विरासत। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भाग 1, योद्धा रानी की उत्पत्ति। दिलचस्प बात यह है कि इतिहास जिसे रानी लक्ष्मीबाई के नाम से पूछता है, उनका असली नाम मणिकर्णिका था और प्यार से लोग उन्हें मनु कहते थे। वाराणसी के एक मराठी परिवार में 1828 के आसपास जन्मी मनु कोई आम लड़की बिल्कुल नहीं थी। बचपन से ही उनके हाथों में गुड़ियों की बजाय तलवारें हुआ करती थीं। एक बहुत ही मशहूर किस्सा है। एक बार उन्होंने अपने बचपन के दोस्त नाना साहब को हाथी की सवारी करते देखा। मनु ने भी जिद की, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। जानते हैं उस छोटी सी बच्ची ने क्या कहा? उसने निडर होकर जवाब दिया कि एक दिन उसके पास खुद के हाथी होंगे। और 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव से शादी के बाद रानी लक्ष्मीबाई के रूप में उनकी ये बात सच भी साबित हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1851 में अपने नवजात बेटे को खोने और फिर 1853 में पति की मृत्यु ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। भाग 2, ब्रिटिश शासन के तहत विलय। अब हम उस टर्निंग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसने एक शोक में डूबी विधवा को एक निडर विद्रोही नेता बना दिया। इतिहास के इस दौर को समझने के लिए ये टर्म समझना बहुत जरूरी है। व्यपगत का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यह अंग्रेजों की एक बेहद क्रूर नीति थी। इसके तहत अगर किसी भारतीय शासक की मौत बिना किसी सगे उत्तराधिकारी के हो जाती, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस राज्य को हड़प लेती थी और वो गोद लिए हुए बच्चों को वारिस नहीं मानते थे। इसी नीति का हथियार बनाकर गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने झांसी पर कब्जा कर लिया। राजा की मृत्यु से ठीक पहले गोद लिए गए बेटे दामोदर राव को अंग्रेजों ने कानूनी वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया। रानी ने ब्रिटिश अदालतों में खूब कानूनी लड़ाई लड़ी, मजबूत अपीलें की, लेकिन डलहौजी ने उन सभी को सिरे से खारिज कर दिया। और यहीं से वो ऐतिहासिक नारा गूंजा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हालांकि ये सच है कि बाद के साहित्य ने इस वाक्य को बहुत लोकप्रिय बनाया, लेकिन ये शब्द उनके उस अटल इरादे को बिल्कुल सही ढंग से दर्शाते हैं जिसके तहत उन्होंने हार नहीं मानी। और वो सिर्फ बोल नहीं रही थीं, वो चुपचाप एक स्थानीय महिला, सैन्य दल और स्वयं सेवकों को युद्ध के लिए तैयार कर रही थीं। वो अंदर ही अंदर अपनी फौज खड़ी कर रही थीं। भाग 3, 1857 का विद्रोह शुरू। और अब यहां से हमारा इतिहास एक बहुत ही हिंसक मोड़ लेता है। मई 1857 में पूरे उत्तर भारत में एक भयंकर विद्रोह की आग फैल चुकी थी। इसी दौरान जून 1857 में झांसी के जोखन बाग में एक बहुत ही दर्दनाक और विवादित घटना हुई। वहां मौजूद कई ब्रिटिश नागरिकों की हत्या कर दी गई। अब कुछ ब्रिटिश अधिकारियों को पूरा शक था कि इसके पीछे रानी का ही हाथ है, लेकिन अगर हम खुद रानी द्वारा लिखे गए पत्रों को देखें तो उन्होंने साफ कहा था कि विद्रोही सैनिकों के सामने वो भी बेबस थीं और उन ब्रिटिश नागरिकों को बचाने की ताकत उनके पास नहीं थी। आज भी इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं हैं कि रानी की इसमें क्या भूमिका थी, लेकिन एक बात तय थी, इस घटना के बाद अंग्रेजों ने ठान लिया कि रानी उनकी पक्की दुश्मन है। भाग 4, झांसी की घेराबंदी। विद्रोहियों के जाने के बाद रानी ने कुछ समय तक झांसी का प्रशासन संभाला, लेकिन जल्द ही एक बड़े पैमाने पर सैन्य संघर्ष छिड़ गया। जरा इस घेराबंदी के स्केल को इमेजिन कीजिए, जो मार्च 1858 में शुरू हुई। एक तरफ मेजर जनरल ह्यू रोज की ब्रिटिश सेंट्रल इंडिया फील्ड फोर्स थी, लगभग 3000 से 4300 पूरी तरह से ट्रेन और हथियारों से लैस सैनिक, और उनके सामने झांसी के 11,500 से ज्यादा रक्षक, जिनके पास महीनों का राशन जमा था और जो 25 फुट ऊंची बेहद मजबूत ग्रेनाइट की दीवारों के पीछे से अपने शहर की रक्षा कर रहे थे। दोनों तरफ से दांव बहुत ऊंचे थे।
अब देखते हैं कि यह सब हुआ कैसे। 22 मार्च को ब्रिटिश तोपखाने ने शहर पर लगातार बमबारी शुरू कर दी। 1 अप्रैल को तात्या टोपे 20,000 सैनिकों की फौज लेकर रानी की मदद के लिए आए, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया। फिर 3 अप्रैल को वो हुआ जिसका डर था। अंग्रेजों ने किले की दीवारें तोड़ दीं और फिर शहर के अंदर आमने सामने की भीषण लड़ाई शुरू हो गई। रानी ने खुद 1500 अफगान सैनिकों के साथ एक जबरदस्त जवाबी हमला किया, लेकिन जब लगा कि अब स्थिति हाथ से निकल रही है, तो 4 अप्रैल की रात को उन्होंने इतिहास का सबसे साहसिक कदम उठाया। कहते हैं कि उन्होंने अपने दत्तक पुत्र को अपनी पीठ पर कसकर बांधा, अपने भरोसेमंद घोड़े पर सवार हुई और किले की ऊंची प्राचीर से छलांग लगाकर रात के घुप अंधेरे में अंग्रेजों को चकमा देकर निकल गईं। भाग 5, अंतिम युद्ध और पतन। झांसी से निकलने के बाद घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि आप हैरान रह जाएंगे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 102 मील। ऐतिहासिक किंवदंतियों की माने तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से कालपी तक की ये अविश्वसनीय दूरी सिर्फ एक रात में घोड़े पर लगातार सफर करके तय की थी। ये उनकी बेमिसाल शारीरिक सहन शक्ति का एक अद्भुत प्रमाण है। तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ती है। उनके आखिरी सैन्य अभियानों की रफ्तार बहुत तेज थी। कालपी पहुंचने के बाद मई 1858 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन रानी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। जून 1858 में अचानक हमला करके उन्होंने अभेद्य माने जाने वाले ग्वालियर किले पर कब्जा कर लिया। ये अंग्रेजों के लिए करारा झटका था और इसी वजह से 17 और 18 जून को 95वीं रेजिमेंट के खिलाफ कोटा की सराय में उनकी अंतिम और निर्णायक लड़ाई हुई। आपको ये जानकर शायद अचरज होगा कि इस समय तक ब्रिटिश गवर्नर जनरल उन्हें इतना बड़ा खतरा मान चुके थे कि उनकी गिरफ्तारी के लिए 20,000 रुपए का भारी भरकम इनाम रख दिया गया था। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। और फिर आया 18 जून 1858 का वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन। ग्वालियर में युद्ध के दौरान रानी लड़ते लड़ते एक ऐसे नाले के पास घिर गईं जिससे उनका नया घोड़ा पार नहीं कर सका। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वो बुरी तरह घायल थीं, लेकिन फिर भी अपनी आखिरी सांस तक अपनी तलवार चलाती रहीं। इतिहास बताता है कि वीरगति प्राप्त करने से ठीक पहले उन्होंने पास के एक साधु से विनती की थी कि उनके शरीर का तुरंत अंतिम संस्कार कर दिया जाए, ताकि कोई भी अंग्रेज उनके मृत शरीर को हाथ तक न लगा सके। भाग 6, एक स्थायी सांस्कृतिक विरासत। उनका सफर भले ही वहीं खत्म हो गया, लेकिन उनकी कहानी ने हमेशा के लिए अमरत्व पा लिया। आइए विचार करते हैं कि वो भारतीय राष्ट्रवाद का अंतिम प्रतीक कैसे बनी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान की उस मशहूर कविता की हैं जो 1930 में लिखी गई थी। भारत में शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा जिसने स्कूल में ये कविता ना पढ़ी हो। इन चंद लाइनों ने रानी की वीरता को हमारी संस्कृति में पीढ़ियों तक के लिए जिंदा कर दिया। और ये कितनी कमाल की बात है कि समाज के अलग अलग वर्ग उन्हें अपने अपने तरीके से याद करते हैं। हिंदू परंपरा में वो अदम्य नारी ऊर्जा और देवी शक्ति का प्रतीक बन गई। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका इतना गहरा प्रभाव था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी महिला सैन्य टुकड़ी का नाम ही उन पर रख दिया। वहीं ब्रिटिश लेखकों ने उनकी बहादुरी देखकर अक्सर उनकी तुलना जोन ऑफ आर्क से की। दूसरी तरफ दलित समुदाय झलकारी बाई जैसी नायिकाओं की कहानियों को भी गर्व से सामने लाते हैं, जो रानी की हमशक्ल थीं और जिन्होंने उस लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाई थी। ये सब दिखाता है कि उनकी किंवदंती कितनी विशाल और सर्वव्यापी है। आज की इस ऐतिहासिक चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, जब बात किसी देश के सबसे बड़े नायकों की होती है तो इतिहास के पक्के तथ्यों और सांस्कृतिक कहानियों के बीच की ये लकीर किसी राष्ट्र की सोच को कैसे बदल देती है। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे एक इंसान अपनी हिम्मत के दम पर पूरे राष्ट्र की धड़कन बन सकता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा और इतिहास की गहराइयों को खोजना जारी रखिए। आज हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।